गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा था? हमने रिप्रोडक्शन का एक बेस्ट डेफिनेशन दिया था एंड देन हमने रिप्रोडक्शन का पर्पस देखा था कि क्या पर्पस है, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, हमने इसका भी जिक्र किया था। देन हमने आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्री नेटल डेवलपमेंट के बारे में जिक्र किया था, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बताया था। एंड रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का, सारे इवेंट्स का मैंने जिक्र किया था और सीक्वेंस बताया था कि ये पीएमटी में आते रहते हैं और सारे इवेंट्स का एक एक डेफिनेशन मैंने दे दिया था। अब जो हमें आगे चैप्टर को कंटिन्यू करना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अभी फिर से बता देता हूं। आगे के पूरे प्रोसेसेस को पढ़ने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल का सेपरेटली एंड फीमेल का सेपरेटली। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूंकि हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें, उससे पहले आपको मैं एक वर्ड क्लियर करूं, व्हाट इज सेक्स ऑर्गेन। ये सेक्स ऑर्गेन क्या होता है? क्योंकि आप नहीं सुने होंगे, आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सुने होंगे कि गैमिट्स बनाता है सेक्स ऑर्गेन गैमिट्स बनाता है। क्या होता है, क्या व्हाट इज सेक्स ऑर्गेन? तो इसका जिक्र करेंगे आज के लेक्चर में हम। देखिए, एक्चुअल में सेक्स ऑर्गन दो प्रकार का होता है, वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड अनदर वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब आप बोलेंगे सर इनको दो क्राइटेरिया में डिवाइड करने का बेसिस क्या है? तो ऐसा नहीं है पहले बना बाद बना, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिएगा, क्राइटेरिया यह है कि मेन वर्क जिसका है उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो सपोर्टिव वर्क जिसका है उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब सुनिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का बेस्ट डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, एंड पीएमडी में आते रहते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज ऑर्गन which are the site for formation of gametes and sex hormones। अब सुनिएगा, गैमिट्स क्या होता है, सेक्स हार्मोन क्या होता है। गैमिट्स हमें आगे देखना है, मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस में मेल गैमिट्स स्पर्म और फीमेल में फीमेल गैमिट ओवम होता है। इस गैमिट्स को बनाने वाला जो भी सेक्स ऑर्गन होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाएगा, और तो और साथ ही साथ वो सेक्स हार्मोन को भी बनाएगा। अब मैं अगर बात करूं मेल में सेक्स हार्मोन एंड्रोजन होता है। सुनिए, एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। उसका एक एग्जांपल हम लोग आपको बताते हैं, टेस्टोस्टेरोन 11th लेवल पे, नीट लेवल पे। टेस्टोस्टेरोन एक एग्जांपल हुआ एंड्रोजन का, हार्मोन्स की कैटेगरी का। ये मेल सेक्स हार्मोन है। आप बोलेंगे सर ये करता क्या है? तो इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है। ये बात हम आगे भी चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सेक्स हार्मोन क्या करता है। ये तो हो गया मेल में टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन। अब मैं बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में सेक्स हार्मोन वैसे बहुत सारे हैं। जो मेन दो हार्मोन है फीमेल में सेक्स हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन। आप बोलेंगे इसका रोल क्या है? इसका तो भयंकर रोल है, चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये भी फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराता है, नो डाउट। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का बहुत रोल होता है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन का भी होता है। लेकिन इसका मेन रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी है, जो हम आगे देखेंगे चैप्टर्स में। तो ये जो सेक्स हार्मोन है और गैमीट्स हैं, इनको बनाने वाले जो ऑर्गेन हैं वही कहलाते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। देखिए मैंने लिखा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन आर साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन। अब मैंने क्या बोला कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। देखिए आपको दो वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, दोनों एक नहीं है, आई और ई का अंतर है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। मेल में दो टेस्टिस होता है, अगर दोनों को एक साथ बोले तो ई वर्ड यूज करेंगे आप, एक के बारे में बात करेंगे तो आई वर्ड यूज करेंगे, सिंगुलर है ना। आई यहाँ पे है, आई यहाँ पर है, सिंगुलर टेस्टिस। तो ये टेस्टिस हो गया क्या? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हाँ, क्राइटेरिया क्या है कि ये गैमिट्स बनाता हो और मेल का सेक्स हार्मोन बनाता हो। तो देखिए मेल्स गैमिट्स जो है स्पर्म बना रहा है, मेल गैमिट्स, स्पर्म सिंगुलर और स्पर्म्स प्लूरल। साथ ही साथ ये एंड्रोजन, एक एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, वो भी बना रहा है, क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। तो ये क्या हो गया? मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आइए, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरी सिंगुलर, ओवरीज प्लूरल। हाँ, क्राइटेरिया क्या है कि ये गैमिट्स बनाता हो, फीमेल गैमिट्स। ये लीजिए, ये ओवम सिंगुलर होता है और ओवा प्लूरल होता है, बना रहा है फीमेल गैमिट्स, ये फीमेल गैमिट्स है।
और क्या क्राइटेरिया है कि सेक्स हार्मोन बनाता हो, तो फीमेल सेक्स हार्मोन जो मेन है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन भी ओवरी बनाता है। तो ये था आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकंड क्या था? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सुनिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कभी भी गैमेट्स नहीं बनाता। तो आप बोलेंगे क्या सेक्स हार्मोन बनाता है? नहीं, वो भी नहीं बनाता। तो फिर आप बोलेंगे वो करता क्या है? सुनिए, एक्चुअल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ने गैमेट्स बना दिया। अब फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों गैमेट्स को एक जगह आना पड़ेगा, और मेल गैमेट्स तो मेल बॉडी से बाहर करके मूव करके फीमेल बॉडी के पास जाएगा, और फीमेल गैमेट्स जहां बनता है वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, वहां से उसको भी थोड़ा मूव करना पड़ता है। चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो जो पाथ होगा, जो ट्रैक्ट होगा, जो डक्ट होगा, और फिर जो सिक्रीशन, कोई ग्लैंड्स वगैरह सिक्रीट कर रहे होंगे, कोई सिक्रीशन जो इन इवेंट्स में हेल्प कर रहे होंगे, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे होंगे, इन गैमेट्स को पैसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, दोज ऑर्गन आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये देखिए, प्रोवाइड्स पैसेज फॉर गैमेट्स, गैमेट्स बनाता नहीं, पैसेज रास्ता देता है, एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, बट नेवर फॉर्म गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन, मगर कभी वो गैमेट्स और सेक्स हार्मोन नहीं बनाते हैं। अब एग्जांपल की बात करूं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है ना, मेल में अगर बात करें तो ये वासा डिफरेंशिया जो टेस्टिस से बाहर निकलेगा, देन वो कंटिन्यू होगा एपिडिडाइमिस एंड वासा डिफरेंशिया में। और 3 ग्लैंड है मेल में, मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड 3 है, एक समाइनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एक बल्बोथेल ग्लैंड, उसी को बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। हम सब पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और साथ ही साथ पेनिस। इन सारे स्ट्रक्चर को हमें आगे पढ़ना है, बस मैंने अभी नाम लिखा है, आपको बचता है देखिए टेस्टिस के अलावा जो भी ऑर्गन है मेल में सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि टेस्टिस क्या करता है? बनाता है स्पर्म और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, और ये सब क्या करता है? स्पर्म को पैसेज प्रोवाइड करता है, और फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। सिक्रीशंस वगैरह आपको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करवाएंगे, इनके सिक्रीशंस। ये तो हो गया आपका क्या? मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब फीमेल में आइए, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बस आप याद रखिए क्या? ओवरी, उसके अलावा जो भी है सब क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन है सुनिए, फैलोपियन ट्यूब जो हम आगे देखेंगे, यूटेरस, वेजाइना, और इसमें एक ग्लैंड होता है, फीमेल में भी एक एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड्स। ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी आपको नाम उठपटांग लग रहा होगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, 12th में होंगे, तो आपको नाम बड़ा उठपटांग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए अगले 2-3 लेक्चर में आपको इन एक पार्ट्स का हम स्ट्रक्चर बताएंगे डायग्राम के थ्रू, और बाकी सब कुछ इजी हो जाएगा। आप 2-3 लेक्चर थोड़ा वेट कीजिए, सब कुछ डायग्राम के थ्रू बताएंगे। हाँ, अभी वर्ड आया था तो हम एक्सप्लेन करना था कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, नाम क्या है उसका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन होता है ब्रेस्ट के बारे में। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज ब्रेस्ट। अगर कोई पूछा व्हाट इज ब्रेस्ट, तो ब्रेस्ट इज फुल्ली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड इन मेमल्स, फीमेल मेमल्स में फुल्ली डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड को ही ब्रेस्ट कहते हैं। हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, फंक्शन भी पढ़ेंगे। बात आता है सर, ब्रेस्ट का ना तो आपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ना ही सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कोई जिक्र किया है। एक्चुअल में वो ऑर्गन नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। ब्रेस्ट इज नॉट प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी आता है तो हो सकता है कि वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं वो गैमेट्स नहीं बनाता मगर रिप्रोडक्शन में तो भाग ले ही रहा। अरे मिल्क फीडिंग कराना रिप्रोडक्शन है क्या? वो रिप्रोडक्शन में कहां भाग ले रहा? और वो कोई हार्मोन कहां बना रहा? वो कोई गैमेट्स कहां बना रहा? और क्या कभी भी आपने देखा कि मेमोरी ग्लैंड से ओवम पास कर रहा है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है? ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, उसका तो मिल्क फीडिंग काम है। हाँ, आप ब्रेस्ट को बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, नॉट ऑर्गन। ब्रेस्ट इज नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। देखिए गलत लिखा गया है, इट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉट ऑर्गन। आप बोलेंगे सर कैरेक्टर कैसे? तो सुनिएगा, ये जो हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इनकी वजह से मेमोरी ग्लैंड में डेवलपमेंट होता है फीमेल में, और जो भी मैमल्स होते हैं उनके अंदर। तो वो डेवलप करते 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 साइज पर ग्रो करते करते इतने डक्ट वगैरह बन जाते हैं, अल्वेलाई वगैरह बन जाते हैं उसके अंदर, और क्यूबाइडल एपिथेलियम वगैरह मिल्क सिंथेसिस की प्रॉपर्टी रखती है, उसी को ब्रेस्ट बोलते हैं। दूसरा बात तो और एक बात बताते हैं, अगर ऑर्गन होता तो जन्म से पहले होना चाहिए ना,
या फिर जन्म के साथ होना चाहिए? क्या है, जन्म के साथ होता है, ये तो आफ्टर प्यूबर्टी। बाकी सब देख लीजिए, जन्म के साथ ही लेके आता है सब, ऐसे भी ऑर्गन नहीं है। और दूसरा ऑर्गन अगर है, सेक्स ऑर्गन है, तो इन कंडीशन को फुलफिल कहाँ कर रहा है, इसलिए ब्रेस्ट को आप ऑर्गन नहीं बोलेंगे, कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। ये भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है उसके बारे में बात, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। देन हम आपको बताते हैं सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, टेस्टिस और ओवरी, मतलब प्राइमरी का भी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का भी डेवलपमेंट कैसा होता है, इसके बारे में जिक्र करते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। तो आइए स्टूडेंट, अब आपको हम बताते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। सुनिए, सेक्स ऑर्गन अभी आपको मैंने बताया कि दो प्रकार का, वन इज प्राइमरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो पहले हम जिक्र करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप करते हैं। अभी आपको मैंने क्या बताया आपको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरी। तो ये इसका डेवलपमेंट कैसा होता है, फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा जिक्र करते हैं। सुनिए, देखिए जब जाइगोट बनता है तो उसके लिए स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ था, और जाइगोट में मल्टीपल डिवीजन होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान कई सारे स्टेज आते हैं। एक स्टेज आता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में 3 जर्मिनल लेयर बनता है स्टूडेंट। ये जर्मिनल लेयर का नाम है एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। दीज आर जर्मिनल लेयर्स। और ह्यूमन के अंदर ये डिसाइडेड होता है कि किस लेयर से किस बड़ी पार्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होना है, ये तय है। तो ये जो टेस्टिस है मेल में और ओवरी है फीमेल में, वो जो एम्ब्रियो जो उस यूट्रस के अंदर है, मां के यूट्रस के अंदर है, उस एम्ब्रियो में जो मीजोडर्म लेयर है उससे बना टेस्टिस मेल में, और उसी से बनता है ओवरी फीमेल में। अब बात आती है कहां पर, सुनिए, यूट्रस के अंदर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये टेस्टिस, अगर लड़की है तो ओवरी बन के तैयार होता है। तो बात पूछेगा आपसे कि ओरिजिन किससे होता है इसका, तो आप बोलेंगे एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो देखिए मैंने दोनों में लिखा कि टेस्टिस इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग इंट्रायूटेरल लाइफ, और फीमेल में ओवरी इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म इन एब्डोमिनल कैविटी ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ, उससे ये डेवलप होता है। अब बात आती है कि ये टेस्टिस और ओवरी फंक्शनल कब होंगे, फंक्शनल तो एडल्ट के बाद, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि जब बर्थ होने वाला था, अगर आने वाला बेबी मेल है तो बर्थ के कुछ दिन पहले, वही समझिए ना 1 मंथ पहले, यानी कि 8th मंथ प्रेगनेंसी के बाद ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से उसके नीचे एक बैग एंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एस्क्रोटम, जो हम पढ़ेंगे आगे। उस एस्क्रोटम में ये टेस्टिस गिर जाती है एब्डोमिनल कैविटी से, और एस्क्रोटम में टेस्टिस आने के बाद वहां पर ये लोकेटेड हो जाती है, और एस्क्रोटम में इसका दोनों टेस्टिस का जो फंक्शन हो रहा होता है एडल्ट कंडीशन के बाद चलेगा। अब सवाल आता है सर ये एस्क्रोटम में क्यों गिरी, तो आंसर है जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे स्पर्मेटोजेनेसिस, बोलूं तो स्पर्म प्रोडक्शन फेवरेबल नहीं है। तो बात है कि फेवरेबल किस पे है, इससे 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, अगर आप 2-3 गिराएंगे तो वही 34 से 35 मानिए, इस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पर्म का प्रोडक्शन फेवरेबल माना जाता है, और ये टेम्परेचर एस्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। तो जो एस्क्रोटम के अंदर ये टेम्परेचर पाई जाती है, इसीलिए टेस्टिस जन्म के पहले एस्क्रोटम में आ जाती है, ताकि उसको आगे स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से करवा पाए टेस्टिस। तो ये इसीलिए टेस्टिस गिरती है, ये सिग्निफिकेंस है। देखिए मैंने लिखा है टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम जस्ट बिफोर बर्थ, वेयर, जहां पर कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर इज फाउंड देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, व्हिच इज सुटेबल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, 37 डिग्री सेल्सियस, और एस्क्रोटम के अंदर का टेम्परेचर है 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो कि यही टेम्परेचर क्या है, फेवरेबल है। वैसे तो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए अगर मैं रेंज बात करूं तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फेवरेबल मानी जाती है। तो इसी रेंज में तो ये भी आ जाता है स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर है, इसीलिए स्क्रोटम में गिर गई है टेस्टिस। ये हुआ इसकी बात टेस्टिस की। लेकिन ओवरी एब्डोमिनल कैविटी में बनी, एम्ब्रियो के एब्डोमिनल कैविटी में जन्म के बाद भी और थ्रू आउट द लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में ही रहने वाली है। ये तो हुआ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का
डेवलपमेंट। अब हम आपसे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल दोनों में होगा। तो सुनिए, आपको हम दो डक्ट का नाम बताते हैं। एक डक्ट है वॉल्फियन डक्ट और एक डक्ट है मुलेरियन डक्ट। वॉल्फियन डक्ट का ही दूसरा नाम है मीजोनेफ्रिक डक्ट और मुलेरियन डक्ट का ही दूसरा नाम है पेरामीजोनेफ्रिक डक्ट। और पता है, मुलेरियन और वॉल्फियन डक्ट दोनों, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में पाई जाती है। अब बात आती है सर किससे कौन सा ऑर्गन डेवलप करेगा, मेल या फीमेल? तो अगर ऐसा आप पूछते हैं तो जानिए आप, वॉल्फियन डक्ट मेल के अंदर आगे डेवलप करके बाकी सारे सेक्स ऑर्गन, बस टेस्टिस को छोड़ के, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सबका डेवलपमेंट करा देती है। कौन? वॉल्फियन डक्ट। और फीमेल में जो मुलेरियन डक्ट है वो ओवरी को छोड़ के बाकी सेक्स ऑर्गन, बोले तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सबका डेवलपमेंट करा देती है। तो आपके मन में सवाल आया होगा, सर आप तो बोले कि मेल हो कि फीमेल हो, दोनों में वॉल्फियन डक्ट मुलेरियन डक्ट दोनों ही मिलता है, तो आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि मेल में वॉल्फियन डक्ट बाकी के सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट कराते हैं, तो उस मुलेरियन डक्ट का क्या होगा? सुनिए, पहली बात तो आप इतना जानिए कि मेल में जो वॉल्फियन डक्ट है वो क्या क्या बना देता है, बाकी सेक्स ऑर्गन आप जान रहे हैं, टेस्टिस के अलावा क्या क्या, वाज डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, इजैकुलेटरी डक्ट सब कुछ बना देता है। अब अगर लड़का है तो इतना तो जाहिर सी बात है कि एक्स वाई क्रोमोसोम आया होगा, ये तो तय बात है। और कैसे आया होगा? सर जेनेटिक रीजन है, जेनेटिक्स में आपको पढ़ाएंगे। एक्स वाई आया होगा, उसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो बनाता है फैक्टर टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये डिसाइड करता है कि इस बेबी में टेस्टिस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वाई क्रोमोसोम है तो टीडीएफ बना है, और टीडीएफ बना है तो टेस्टिस बनेगा। अब सुनिएगा, जब नेक्स्ट क्लास में हम आपको टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक सेल होती है सर्टोली सेल। ये सब हम आगे स्ट्रक्चर में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टेस्टिस बना टीडीएफ की वजह से, टीडीएफ आया वाई क्रोमोसोम से, और टेस्टिस के अंदर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और उसके अंदर सर्टोली सेल। अब सुनिएगा साहब, ये सर्टोली सेल एक हार्मोन बनाती है, नाम है उसका एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। अब इसका काम सुनिए, नाम से पता चल रहा है कि मुलेरियन डक्ट के अगेंस्ट है। ये क्या करेगी? मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करा देगी, रिग्रेस करा देगी, खत्म करा देगी। बस उसको एक धागा के फॉर्म में उसका एक स्ट्रक्चर बच के रह जाएगा, जिसको आप बोलेंगे प्रोस्टैटिक एट्रिकल। एट्रिकल मतलब धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, और कहां पे होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास, इसलिए नाम पर आप प्रोस्टैटिक एट्रिकल। और कुछ नहीं बचेगा मुलेरियन डक्ट का, कुछ उससे कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा मेल में। डेवलपमेंट किससे हुआ? वॉल्फियन डक्ट से। तो ये तो हुआ मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप होगा और मुलेरियन डक्ट कैसे रिग्रेस कर जाएगा। अब आइए फीमेल के अंदर। फीमेल के अंदर ड्यू टू जेनेटिक रीजन, चूंकि उसके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं है तो टीडीएफ नहीं आया होगा, टीडीएफ नहीं आएगा तो टेस्टिस नहीं बनेगा, टेस्टिस नहीं है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल नहीं है तो सर्टोली सेल नहीं है तो AMH नहीं है, यानी कि मुलेरियन डक्ट को सप्रेस करने वाला कोई नहीं है। अगर मुलेरियन डक्ट सप्रेस नहीं होती है तो वॉल्फियन अपने आप सप्रेस हो जाती है ड्यू टू जेनेटिक रीजन। तो उसके अंदर वॉल्फियन डक्ट अपने आप सप्रेस हो जाएगी, और वॉल्फियन डक्ट के सप्रेस होने से, रिग्रेस होने से उसके अंदर दो धागा लाइक स्ट्रक्चर बचेगा, जिसको आप बोलेंगे एपिफ्रोन एंड पैराफ्रोन। आगे स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे डायग्राम्स में। ये किसके रिग्रेशन से बचा? वॉल्फियन डक्ट। किसके अंदर? फीमेल में। अब बच गया मुलेरियन डक्ट, तो मुलेरियन डक्ट जिसका नाम पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी है, उससे डेवलप होकर क्या बन जाएगी? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, मतलब जो भी ओवरी के अलावा है वो सब किससे बन जाएगा? मुलेरियन डक्ट से। ऐसे डेवलप होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल एंड फीमेल में। तो ये जिक्र था स्टूडेंट सेक्स ऑर्गन के बारे में कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। इसको आप नोट कीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं स्क्रोटम। तो आइए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके पहले मेल के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। अभी हम लोग मेनली स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो फंक्शन तो आगे सबका पढ़ना ही है एक साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन चीजों का बना होता है। कई बार तो यही सवाल आता है, डायरेक्ट से ही सवाल आ जाता है। तो सुनिए, मेल के पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम पर 1 पेयर टेस्टिस होती है स्टूडेंट। देन मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव डक्ट, वो डक्ट जो स्पर्म के लिए पैसेज प्रोवाइड करेगी। उसमें कौन कौन है?
एनसीईआरटी ने 4 का नाम जिक्र किया, हम बहुत सारे बताएंगे आपको आगे। वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, रेटर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे रिप्रोडक्शन, सर ये सब नाम कैसे याद होंगे। मैंने बोला ना आप 2-3 लेक्चर का मुझे टाइम दीजिए, आपको सारे नाम डायग्राम के साथ काम के साथ याद रहेंगे, रटना नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सारे टर्म आपके पास पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे डक्ट हैं, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, रेटर टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, इन सबसे स्पर्म का पैसेज होता है। आगे हम सीक्वेंस में देखेंगे कैसे स्पर्म का पाथ है। देन मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ग्लैंड्स, और 3 ग्लैंड्स होते हैं मेल के पास रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। वन इज सेमाइनल वेसिकल्स, सेकंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है कॉपर्स ग्लैंड, इसी को बल्बोइथर ग्लैंड भी कहते हैं। ये 1 पेयर, ये भी 1 पेयर, और ये सिंगल होती है। हम इन सबको भी आगे पढ़ेंगे, ये भी आपको रटना नहीं है अभी, बस नाम याद रख लीजिए कि ऐसा कुछ होता है। और एक पेनिस, इतने चीजों से बना होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पता है स्टूडेंट्स, हमें इन सब के बारे में एक एक करके सारे स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म होगा। लेकिन आज के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन सब पार्टों को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। आज हम पहले समझना चाह रहे हैं जो टेस्टिस है मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आपको मैंने बताया कि एब्डोमिनल कैविटी से नीचे एक बैग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर जाती है, क्योंकि वहां पे टेंपरेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए फेवरेबल होती है। हम आज उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट एस्क्रोटम। तो देखिए, आपको जैसा पता है ये डायफ्राम के नीचे पूरा एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पेल्विक रीजन होता है। अब सुनिएगा, ये पूरा एब्डोमिनल कैविटी है स्टूडेंट, और यहां के बाद पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन के नीचे एक बैग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर लटकता रहता है जिसका नाम एस्क्रोटम है। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम एस्क्रोटम है स्टूडेंट। अब सुनिएगा, इस एस्क्रोटम से 2 केनाल निकली होती है जो एब्डोमिनल कैविटी और एस्क्रोटम के अंदर की कैविटी को कनेक्ट करती है, एंड दैट कैनाल इज नोन एज इंग्नुअल कैनाल। इंग्नुअल कैनाल के ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है ये पूरा, और ये नीचे पूरा एस्क्रोटम कैविटी है स्टूडेंट। और पता है ये इंग्नुअल कैनाल जहां ये एब्डोमिनल कैविटी की तरफ खुला है, वहां पे एक डीप रिंग होता है, मसल्स में डीपली सिचुएटेड होता है रिंग, जिसको बोलते हैं डीप इंग्नुअल रिंग। और जहां पर ये इंग्नुअल कैनाल इस एस्क्रोटम की कैविटी की तरफ खुल रही है, वहां पर सुपरफिशियली लोकेटेड एक रिंग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल इंग्नुअल रिंग। बस ये पूरा इंग्नुअल कैनाल का पार्ट है, ये डीप इंग्नुअल रिंग, इंग्नुअल कैनाल पूरा, और ये सुपरफिशियल इंग्नुअल रिंग, ठीक। और इसके ऊपर एब्डोमिनल कैविटी और इसके नीचे स्क्रोटम कैविटी। तो एक तो सवाल यहां से डायरेक्ट यही आता है कि इंग्नुअल कैनाल का क्या सिग्निफिकेंस है। तो पता है स्टूडेंट, टेस्टिस जो गिरता है ना एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में, इंग्नुअल कैनाल को होते हुए ही गिरता है। पता है, मैं आपको बताऊं, मान लिया जाए ये टेस्टिस, ये स्क्रोटम है, ओके, ये मान लिया जाए स्क्रोटम है, ठीक, और ये मान लिया जाए आपका क्या हो गया, इंग्नुअल कैनाल। अब सुनिएगा, आपको मैं पूरा मंथ के साथ बता रहा हूं। जब प्रेगनेंसी का 4 to 5th मंथ के आसपास लगभग हो जाता है, 4 से 5 महीना प्रेगनेंसी कंसीव किया हुआ हो गया, तो टेस्ट चूंकि एब्डोमिनल कैविटी में बना था टेस्टिस, तो बना था एब्डोमिनल कैविटी में एम्ब्रियोनिक न्यूरॉन से। वो टेस्टिस मूव करते करते, मान लिया टेस्टिस है, मूव करते करते इस रिंग के पास पहुंच गया, इधर से भी जो डीप इंग्नुअल रिंग है। कब? जब प्रेगनेंसी का 4 to 5th मंथ हुआ था, तब कहां पर, डीप इंग्नुअल रिंग के पास, मतलब यहां पहुंच गया होगा। और नीचे से कोई उसको खींच रहा है, नीचे से कोई खींच रहा है, रस्सा लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कोई खींच रहा है, दैट इज गुबर्नेकुलम। ये देख रहे ग्रीन वाली, यही वो खींच रही है। देखिएगा खींचते खींचते क्या होगा। अभी जब 4 से 5 महीना पहुंचा तो यहां पे डीप इंग्नुअल रिंग के पास था। जब 5th to 6th मंथ था प्रेगनेंसी का, तो वो पाया गया इस कैनाल के अंदर, इंग्नुअल कैनाल के अंदर। फिर अभी खींचता ही जा रहा है गुबर्नेकुलम, उसको खींचते खींचते जब 6th to 7th मंथ हुआ तो यहां पहुंच गया, मतलब इस सुपरफिशियल रिंग के पास, सुपरफिशियल इंग्नुअल रिंग के पास। कब? 6 to 7 मंथ के आसपास। और आफ्टर 8 मंथ में अगर बात करूं तो आफ्टर 8 मंथ वो कहां पाया जाएगा, स्क्रोटम के कैविटी के अंदर। और स्क्रोटम की कैविटी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बीच होता है मीडियन राखी, एक सेप्टा, और 2 चैम्बर बन जाते हैं स्क्रोटम के अंदर, और दोनों साइड एक एक टेस्टिस होता है। ये गुबर्नेकुलम है ना, वही उसको खींचते 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 आफ्टर 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कहां आ गई, इस स्क्रोटम के कैविटी के अंदर। और स्क्रोटम के कैविटी के अंदर जब वो आ गई
यानी कि जन्म जब होगा तो वो कहाँ मिलेगा, एस्क्रोटम के कैविटी के अंदर। और कई सारे डिफेक्ट बताएंगे, कभी कभी टेस्टिस नहीं आता, अभी हम सारे टर्म डिस्कस करेंगे। तो ये तो क्या हो गया, टेस्टिस मूव करा है कौन, गुबर्निकुलम। अब समझिएगा इस टेस्टिस के अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन यहां से कॉर्ड निकला होता है, ये ब्लू वाली जो आपको दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड, और ये कॉर्ड टेस्टिस से निकलती है, फाइनली ये एब्डोमिनल कैविटी में मूव कर जाती है इस इग्नल कैनाल को होते हुए। अब आप बोलेंगे सर इसमें होता क्या है, तो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड का रसाला का स्ट्रक्चर, उसके अंदर कई चीजें होती है। वन इज गोनेडियल आर्टरी जो इसको ब्लड सप्लाई करेगा, वन इज गोनेडियल वेन जो यहां से ब्लड लेके जाएगा, गंदा ब्लड, गोनेडियल आर्टरी और गोनेडियल वेन। और तो और सुनिए, ये जो वास्ट डिफरेंस के बारे में हमने बात करें, इसमें स्पर्म मूव करेगा, वो भी इस कॉर्ड के अंदर से बाहर निकलेगा, क्योंकि फाइनली एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, फिर पेनिस में खुल जाएगा। आपको आगे पता चलेगा कैसे, आप आगे लेक्चर देखते रहिए, पता चल जाएगा कैसे। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन और वास्ट डिफरेंस। अच्छा बताइए, ये टेस्टिस जो एक ऑर्गन है ना, उसको नर्व्स, लिम्फ वेसल्स ये सब चाहिए ना, तो ये सब भी कहां होंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर ही। एक तो ये सवाल पूछा जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट क्या क्या है, गोनेडियल आर्टरी में गोनेडियल वेन होगा, है ना, वास्ट डिफरेंस होगा उसके अंदर, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब कुछ होंगे। और पूछा जाता है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में एक सवाल और, आप गौर से देखिए, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कर रही है, ये देखिए, कनेक्ट टेस्टिस टू एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करने वाला स्पर्मेटिक कॉर्ड, जबकि एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम की कैविटी को कनेक्ट करने वाला इग्नियल रिंग। बोलिए क्लियर है। अब सुनिए, इस टेस्टिस को अंदर स्क्रोटम के कैविटी के अंदर एक जगह शिफ्ट करके रखना पड़ेगा ना, उसके लिए है गुबर्निकुलम, और गुबर्निकुलम टेस्टिस को स्क्रोटम की वॉल से अटैच करके रखा है, यही खींच के लाया इसको यहां तक स्क्रोटम की कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से, और यहां पर वो टेस्टिस स्क्रोटम की वॉल से अटैच हो जाती है, तो टेस्टिस मूव वगैरह नहीं करती, एक जगह लोकेटेड होती है। ये देखिए, गुबर्निकुलम कनेक्ट्स टेस्टिस टू स्क्रोटम वॉल, ये था आपका स्क्रोटम। और सुनिए, ये पूरे स्क्रोटम के बाहर 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 एक मसल्स होती है, इसका नाम है डार्टस मसल्स। सुनिएगा, इस डार्टस मसल का क्या रोल है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेंपरेचर कितना चाहिए, 30 से 35 डिग्री, जो यहां पर फेवरेबल होता है 34 से 35 के आसपास। लेकिन जब भीषण गर्मी पड़ती है तो बताइए, इससे टेंपरेचर लॉस हो सकता है ना, भीषण गर्मी होगी तो इसके अंदर भी ना टेंपरेचर बहुत ज्यादा होगा, तो इससे टेंपरेचर लॉस कैसे करेंगे ताकि टेंपरेचर मेंटेन रहे, नहीं तो भीषण गर्मी होगी तो यहां पे भी टेंपरेचर बढ़ेगा। तो डार्टस मसल्स गर्मी के दिनों में क्या करता है, रिलैक्स कर जाता है, अगर नहीं, डार्टस मसल गर्मी के दिनों में कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, डार्टस मसल गर्मी के दिनों में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। अगर डार्टस मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो पूरी वॉल स्ट्रेस्ड हो जाएगी, तो बताइए हीट एक्सचेंज हो सकता है ना, तो अगर अंदर में हीट ज्यादा है तो बाहर चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठंडी के दिनों में क्या होगा, फिर हम नहीं चाहते कि अंदर का हीट लॉस हो, क्यों भाई, हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर टेंपरेचर कम हो गया तो स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होगा। तो ठंडी के दिनों में डार्टस मसल क्या करेगा, पूरी स्क्रोटम के वॉल को रिलैक्स करके सिकोड़ देगा ताकि हीट एक्सचेंज नहीं हो। ये रोल है डार्टस मसल का फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। एक और मसल होती है स्टूडेंट, यहां पर जहां पर सुपरफिशियल इग्नियल रिंग है, वहां पर स्क्रोटम के वॉल से अटैच एक मसल है ग्रीन वाली जो आपको दिख रही है, दिस इज क्रीनास्टिक मसल। पता है इसका क्या रोल है, मान लीजिए कोई भी मेरे साइकिलिंग कर रहा है, जंप कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ऐसा कोई भी चीज कर रहा है, तो टेस्टिस में चोट लगने की बहुत संभावना होती है। तो उस समय जैसे स्क्रोटम के वॉल को कोई इंजरी टच किया, तो एक क्रीनास्टिक मसल क्या करता है, पूरे स्क्रोटम को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करा लेता है, टेस्टिस में चोट लगने से बचा लेता है, मतलब पूरे स्क्रोटम को टेस्टिस के साथ एलिवेट कर देता है। देखिए मैंने लिखा है फॉर एलिवेशन ऑफ टेस्टिस ड्यूरिंग इंजरी टाइम, और चोट लगने से इसको बचा लेता है। ये दो मसल्स का रोल, क्रीनास्टिक मसल का रोल किसमें, इंजरी के टाइम टेस्टिस को एलिवेट कर देगा, और डार्टस मसल का रोल किसमें, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए। ये सारे चीज होंगे ये दोनों मसल्स के काम। अब बाकी ये ब्लू वाली जो आपको दिख रही है स्पर्मेटिक फेसिया है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, और बाहर बाहर जो है ये प्यूबिक हेयर। आप बोलेंगे प्यूबिक हेयर का क्या रोल है, तो प्यूबिक हेयर कुछ नहीं, ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेता है, पर्सन ना आता है तो फिर वो बाहर निकल जाता है। ये है स्क्रोटम, ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं लेना है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस। हाँ, इससे जो सवाल आने के चांस होते हैं, एक तो ये कि इग्नियल कैनाल एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम कैविटी को कनेक्ट कर रहा है,
दूसरा ये स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट क्या क्या है, गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, वास्ट डिफरेंस, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। और एक ये सवाल कि स्पर्मेटिक कॉर्ड टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट कर रहा है। और एक सवाल गुबर्नेकुलम टेस्टिस को स्क्रोटम से कनेक्ट कर रहा है, एक ये सवाल। और जो इससे सवाल आ सकता है वो कुछ एक टर्म है जो हम डिस्कस करेंगे, इसको आप जल्दी से पहले नोट कीजिए। आइए स्टूडेंट, अब आपको हम बताते हैं टेस्टिस और स्क्रोटम से जुड़े कुछ टर्म्स, और ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इससे पीएमटी में अक्सर सवाल आते रहते हैं। आप सुनते होंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सवाल एनसीईआरटी से बाहर से भी आता है, तो यही सब टर्म आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो इन सब टर्म को आपको ध्यान में रखना है। वैसे टर्म अपने आप समझ में आ जाता है नाम सुनकर। एक टर्म है क्रिप्टोर्किडिज्म, उसी को बोलते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस। सुनेगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी एम्ब्रियो आने वाला जो बेबी है वो मेल है, तो उसका जो टेस्टिस है आफ्टर द 8 मंथ एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम कैविटी में गिर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम कैविटी में नहीं गिर पाई, इस कंडीशन को ही बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस। इस कंडीशन को बोलते हैं when sometimes testes do not descend into scrotum, this condition is known as क्रिप्टोर्किडिज्म। तो बताइए, बेबी का बर्थ हो गया तो अभी तो उसका टेस्टिस का वैसे भी कोई जरूरी तो नहीं है, एडल्ट होगा तब ना, प्यूबर्टी अटेंड करेगा तब ना। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद सर्जिकली इस टेस्टिस जो क्रिप्टोर्किडिज्म वाला केस वाला पेशेंट है, सर्जिकल ट्रांसफर कर देते हैं टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम कैविटी में, पॉसिबल है सर्जिकल मेथड से। तो ये जो सर्जिकल मेथड से जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है उसको स्क्रोटम कैविटी में ट्रांसफर करना, ये कहलाता है ऑर्कियोपैक्सी। इन केस ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म, उस केस में सर्जिकली ट्रांसफर ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम इज नोन एज ऑर्कियोपैक्सी। पता है कई केसेस में वो टेस्टिस जो क्रिप्टोर्किडिज्म वाले केस में है वो ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में टेस्टिस को, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में होता और भी पार्ट्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, टेस्टिस को रिमूव करना पड़ता है सर्जिकल मेथड से। द रिमूवल ऑफ टेस्टिस फ्रॉम द बॉडी बाय सर्जिकल मेथड इज नोन एज ऑर्कियोडैक्टोमी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस ही रिमूव कर देगा, ऑर्कियोडैक्टोमी। अब सुनिएगा, एक टर्म आपके सामने आएगा, ये तीनों टर्म किससे रिलेटेड हो गए, वो जो टेस्टिस था, क्रिप्टोर्किडिज्म, टेस्टिस गिरा नहीं, कंडीशन अगर नहीं गिरा सर्जिकल ट्रांसफर कर दिए स्क्रोटम में, ऑर्कियोपैक्सी पॉसिबल नहीं करना, टेस्टिस को बॉडी से रिमूव कर दियो, ऑर्कियोडैक्टोमी। अब बता रहे हैं आपको हम इग्नियल हर्निया। इग्नियल कैनाल था ना, कभी कभी क्या होता है, इग्नियल कैनाल के थ्रू, क्योंकि इसके ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, नीचे स्क्रोटम कैविटी है, कभी कभी इग्नियल कैनाल के थ्रू एब्डोमेन का कुछ सेगमेंट, मोस्टली इंटेस्टाइन सेगमेंट पाया गया केसेस पेशेंट में, एब्डोमेन का सेगमेंट स्क्रोटम कैविटी में रहता है, जबकि उसे क्या आना चाहिए, सिर्फ टेस्टिस ना। लेकिन कभी कभी किसी किसी पेशेंट में, और ये इंडिया में कॉमन है, आप देखिएगा स्क्रोटम में इंटेस्टाइन का सेगमेंट गिर जाता है, एब्डोमेन का सेगमेंट गिर जाता है। ये कंडीशन कहलाती है इग्नियल हर्निया, व्हेन समटाइम्स एक्सीडेंटली सम पार्ट ऑफ एब्डोमेन, मोस्टली इंटेस्टाइन पार्ट होता है, डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम, दिस कंडीशन इज नोन एज इग्नियल हर्निया। सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, अच्छा खासा ऑपरेशन होता है और सक्सेसफुल ऑपरेशन होता है। अगर सर्जिकल मेथड से आप हर्निया को रिमूव कर रहे हैं, इग्नियल हर्निया को रिमूव कर रहे हैं, मतलब इंटेस्टाइन का जो सेगमेंट वहां गिरा उसको आप वहां से रिमूव कर दीजिए, दिस सर्जिकल रिमूवल ऑफ इग्नियल हर्निया इज नोन एज हैरियोटोमी। रिमूवल ऑफ इग्नियल हर्निया मतलब इग्नियल हर्निया को दूर करो, क्या जो सेगमेंट गिरा एब्डोमेन का स्क्रोटम कैविटी में उसको आप रिमूव कर दीजिए। ये तो क्या हो गया, इग्नियल हैरियोटोमी। एक टर्म आएगा आपके सामने हर्नियोडैक्टोमी। पता है कभी कभी तो क्या होता है, इग्नियल कैनाल में ही कुछ पार्ट आगे फंस गया, किसका, एब्डोमेन का, उस केस में इग्नियल कैनाल को रिमूव करना पड़ता है, पूरे इग्नियल कैनाल को काट के हटाइए सर्जिकल मेथड से, दिस इज नोन एज हर्नियोडैक्टोमी। रिमूवल ऑफ इग्नियल कैनाल बाय सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड से इग्नियल कैनाल को ही रिमूव कर दीजिए, दिस इज नोन एज हर्नियोडैक्टोमी। तो ये तीन टर्म तो आपको इग्नियल कैनाल से रिलेटेड, एक इग्नियल हर्निया जो एक्सीडेंटली कुछ पार्ट एब्डोमेन का स्क्रोटम में गिर गया, ये कंडीशन इग्नियल हर्निया, उसको रिमूव करना इग्नियल हर्निया को, हैरियोटोमी।
अगर रिमूव करना पॉसिबल नहीं, इग्विनल कैनाल में कुछ फंस गया है तो इग्विनल कैनाल को ही रिमूव कर दो। दिस इज नोन एज हर्नियोटेक्टोमी। अब 3 टाइप फिर टेस्टिस से रिलेटेड बता रहे, सुनिए। नॉर्मली मेल के पास कितना टेस्टिस होना चाहिए? 2। इस कंडीशन को बोलेंगे डायऑर्चिज्म। तो वो पर्सन नॉर्मली होगा, फर्टाइल होगा, लेकिन किसी किसी पर्सन में एक ही टेस्टिस होता है, एक फंक्शनल नहीं होता है, फिर एक ही बन पाया, रेयर केस। तो इस कंडीशन को बोलेंगे आप मोनॉर्चिज्म। और किसी किसी में तो टेस्टिस है ही नहीं, बनाया नहीं, या फिर रिमूव करना पड़ा। दिस कंडीशन इज नोन एज एनऑर्चिज्म। मतलब डायऑर्चिज्म में पर्सन के पास 2 टेस्टिस, मोनॉर्चिज्म में 1 टेस्टिस, और एनऑर्चिज्म में एन मतलब नहीं है, ऑर्चिज्म मतलब टेस्टिस होता है, 0 टेस्टिस मतलब नहीं है टेस्टिस। तो सिर्फ डायऑर्चिज्म वाला केस वाला पर्सन ही फर्टाइल हो सकता है, एक टेस्टिस हो या फिर एब्सेंट हो, पर्सन स्टेराइल होगा। ये सारे टर्म्स थे आपको टेस्टिस और एस्क्रोटम से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। आज आपने जो भी पढ़ा नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको बोर्ड वर्क भी मिला होगा और नोट्स भी मिला होगा, उसको आप रीड कीजिए। कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के जरिए मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी साथ साथ पढ़िए, ताकि साथ साथ डिस्कशन होता चले और साथ साथ आपके डाउट दूर होते चले। एनसीईआरटी साथ साथ पढ़िएगा तो फायदा होगा। आप उसमें टॉपिक ढूंढिए, कहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक पढ़ के क्लियर कीजिए। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।